नमस्कार दोस्तों। आज का एपिसोड आपके माइंड को ब्लो कर देगा क्योंकि हम एक्सप्लोर करने वाले हैं एक ऐसे सिविलाइजेशन को जिसने सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड के इंटेलेक्चुअल लैंडस्केप को रीशेप किया। क्या आपने कभी सोचा है कि जब यूरोप डार्क एजेस में था तब भारत में क्या हो रहा था? जब दुनिया के बड़े हिस्से में लोग बेसिक सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, तब हमारे एंसेस्टर्स ने यूनिवर्स के सीक्रेट डिकोड करने के लिए मैथमेटिकल इक्वेशंस डेवलप कर लिए थे। क्या आप जानते हैं ऋग्वेद में डेसिमल सिस्टम का मेंशन है? हाँ, वही सिस्टम जिसने मॉडर्न कंप्यूटिंग को पॉसिबल बनाया। जब दुनिया अभी रोमन न्यूमरल्स यूज कर रही थी, तब भारत में जीरो का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था। और ये सिर्फ मैथमेटिक्स ही नहीं, ऋग्वेद में एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन और इवन क्वांटम फिजिक्स के कॉन्सेप्ट का मेंशन है जो मॉडर्न साइंस ने थाउजेंड ऑफ ईयर्स के बाद डिस्कवर किए। आज हम डीप डाइव करेंगे वैदिक एज में, वो टाइम पीरियड जिसने हमारे कल्चर, रिलीजन, सोशल स्ट्रक्चर और पॉलिटिकल सिस्टम की फाउंडेशन रखी। और मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे ये एंशिएंट विजडम आज भी रेलेवेंट है, कैसे ये मॉडर्न प्रॉब्लम के सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकती है। अगर आप सोचते हैं कि ये सिर्फ अनदर हिस्ट्री लेसन है तो रुकिए, क्योंकि मैं आपको गारंटी देता हूं कि आज के एपिसोड के बाद आप वैदिक एज को कंप्लीटली न्यू पर्सपेक्टिव से देखेंगे। और हो सकता है आप रियलाइज करें कि सॉल्यूशंस जिन्हें हम ढूंढ रहे हैं वो हमारे एंशिएंट टेक्स्ट में ऑलरेडी अवेलेबल है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने थॉट्स को कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर किसी संस्कृत वर्ड के प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाए तो एडवांस में प्लीज एक्सेप्ट माय अपॉलॉजीज फॉर दैट। सो लेट्स बिगिन दिस माइंड ब्लोइंग जर्नी इनटू वैदिक एज। ऋग्वेद सिर्फ एक रिलीजियस टेक्स्ट नहीं है, ये एक साइंटिफिक एनसाइक्लोपीडिया है डिस्गाइज्ड एज हिम। आपको तो पता ही है कि ऋग्वेद में 1028 हिम्स हैं, ऑर्गेनाइज्ड इन 10 मंडल्स। लेकिन क्या आपको पता है कि इन हिम्स में एडवांस साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स हिडन हैं? फॉर एग्जाम्पल, नसारी सुक्ता, हिम ऑफ क्रिएशन, इसमें यूनिवर्स के ओरिजिन का जो डिस्क्रिप्शन है वो मॉडर्न बिग बैंग थ्योरी से स्ट्राइकिंगली सिमिलर है। सुक्ता कहता है कि क्रिएशन से पहले न सत था न असत, नीदर एग्जिस्टेंस नॉर एग्जिस्टेंस, फिर एक सिंगुलर पॉइंट से यूनिवर्स एक्सपैंड हुआ। डजंट इट साउंड एग्जैक्टली लाइक बिग बैंग थ्योरी? और ये कोइंसिडेंस बिल्कुल नहीं है। ऋग्वेद में मल्टीपल हिम्स हैं जो एडवांस साइंटिफिक कॉन्सेप्ट को डिस्क्राइब करते हैं। डिड यू नो ऋग्वेद में अर्थ को जगतो नाभि कहा गया है, नेवल ऑफ यूनिवर्स। इनिशियली ये सिर्फ एक पोएटिक मेटाफर लगता है, लेकिन मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी ने ये प्रूव किया है कि हमारा सोलर सिस्टम एक्चुअली मिल्की वे के एज पर नहीं बल्कि एक स्पाइरल आर्म्स में लोकेटेड है, लिटरली गैलेक्सी के मिडिल रीजन में। हाउ डिड दे नो दिस 305 इयर्स अगो? ऋग्वेद में स्पीड ऑफ लाइट का कैलकुलेशन भी मेंशन्ड है। हिम 1.50.4 में कहा गया है कि सनलाइट अर्थ तक 8 मिनट में पहुंचता है। मॉडर्न साइंस ने यह फैक्ट 19th सेंचुरी में डिस्कवर किया। वैदिक स्कॉलर ने इसे थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पहले कैसे कैलकुलेट किया होगा? ऋग्वेद में मल्टीपल हिम सजेस्ट करते हैं कि यूनिवर्स साइक्लिकल है, एक्सपैंडिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग इन एंडलेस साइकिल्स। ये कॉन्सेप्ट मॉडर्न ऑसिलेटिंग यूनिवर्स थ्योरी से रिमार्केबली सिमिलर है। कोइंसिडेंस? आई थिंक नॉट। ये साइंटिफिक नॉलेज कहाँ से आई? क्या एंशिएंट ऋषिज ने मेडिटेशन के थ्रू यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस एक्सेस किया, या फिर ये नॉलेज किसी एडवांस सिविलाइजेशन से इनहेरिट हुई, या फिर ये सिंपली ब्रिलियंट ऑब्जर्वेशंस एंड कैलकुलेशन का रिजल्ट था? वॉट एवर द आंसर इज, ये क्लियर है कि वैदिक एज ऑर्डिनरी नहीं था। इट वॉज एन एज ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट। स्कूल में हमें सिखाया जाता है कि एंशिएंट इंडिया पैट्रियार्कल था, लेकिन क्या आपको पता है कि वैदिक एज में न्यूमरस फीमेल स्कॉलर्स, फिलोसफर्स और इवन ऋषिज भी थी? ऋग्वेदा के कुछ हिम्स फीमेल ऋषिज द्वारा कंपोज किए गए थे। लोकमुद्र, घोष, पाला, विश्वारा और रोमशा ये कुछ नेम्स हैं फीमेल ऋषिज के जिनके कॉम्पोजिशन ऋग्वेद में इंक्लूडेड हैं। गार्गी वाचक नवी, जो कि यजना वालक के साथ फिलोसफिकल डिबेट्स में पार्टिसिपेट करती थी, इन्होंने कॉन्शियसनेस और एग्जिस्टेंस के नेचर पर बहुत ही प्रोफाउंड क्वेश्चंस रेज किए थे। मैत्री, अनदर फीमेल फिलोसफर्स ने मटेरियल वेल्थ को रिजेक्ट करके स्पिरिचुअल नॉलेज को चूज किया, लेकिन टाइम के साथ ये पावरफुल फीमेल वॉइसेस सप्रेस हो गई। लेटर टेक्स्ट ने वुमेन रोल्स को रिस्ट्रिक्ट किया और ग्रेजुअली पैट्रियार्कल नॉर्म्स डोमिनेट हो गए। ये ट्रांसफॉर्मेशन एक फैसिनेटिंग स्टडी है कि कैसे एक रिलेटिवली इगैलिटेरियन सोसाइटी ग्रेजुअली पैट्रियार्कल बन गई। आज हम जब भी जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं तो हम एक्चुअली वैदिक एज के ओरिजिनल वैल्यूज की तरफ रिटर्न कर रहे हैं, जहां इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज जेंडर से डिटरमाइन नहीं होती। क्या आपको पता है कि वर्ल्ड्स अर्लीस्ट डेमोक्रेटिक सिस्टम में से एक वैदिक एज में भी एग्जिस्ट करता था? जब एंशिएंट ग्रीस में डेमोक्रेसी डेवलप हो रही थी, तब इंडिया में ऑलरेडी सोफिस्टिकेटेड डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर्स फंक्शंस कर रहे थे। अर्ली वैदिक पीरियड में ट्राइब्स के लीडर्स, जिन्हें राजा कहा जाता था, टिपिकली इलेक्टेड होते थे। ये ट्राइबल असेंबली सभा और समिति द्वारा चूज किए जाते थे बेस्ड ऑन देयर लीडरशिप क्वालिटीज, ना कि बर्थ। ऋग्वेद में गणासन रिपब्लिक्स का मेंशन है।
ये डेमोक्रेटिक स्टेट थे जहां डिसीजंस कलेक्टिव वोटिंग से लिए जाते थे। वैशाली, कपिलावस्तु और कुशीनगर जैसे एंशियंट रिपब्लिक्स में सोफिस्टिकेटेड वोटिंग सिस्टम थी। वैदिक टेक्स्ट में जन मतलब पीपल और राष्ट्र यानी कि नेशन के कॉन्सेप्ट क्लियरली डिफाइंड है। जनपद लिटरली मीन्स प्लेस ऑफ पीपल इंडिकेटिंग दैट टेरिटरी बिलोंग्स टू पीपल एंड नॉट टू किंग्स। दिस शोज आवर कंट्री वाज डेमोक्रेटिक। इवन मोर इंटरेस्टिंग, वैदिक पॉलिटिकल फिलॉसफी में एक कॉन्सेप्ट था कि राजा को रिमूव किया जा सकता था अगर वो धर्म के प्रिंसिपल को वायलेट करे। ये कॉन्सेप्ट ऑफ इम्पीचमेंट मॉडर्न डेमोक्रेसीज में भी सेंट्रल है। लेकिन ग्रेजुअली एज सोसाइटी मोर कॉम्प्लेक्स होती गई, हेरिडेटरी किंगशिप इमर्ज हुई और डेमोक्रेटिक एलिमेंट्स वीकेन हुई। ये ट्रांसफॉर्मेशन हमें सिखाता है कि डेमोक्रेसी कॉन्टिन्यूस एफर्ट रिक्वायर करती है, इट्स नॉट वन टाइम अचीवमेंट। वैदिक इकोनॉमी सिर्फ बेसिक बार्टर सिस्टम नहीं थी, ये एक सोफिस्टिकेटेड मार्केट इकोनॉमी थी विद कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। ऋग्वेदा में निष्का का मेंशन है वर्ल्ड्स अर्लीस्ट गोल्ड कॉइन में से एक। दिस इंडिकेट्स की मॉनेटरी इकोनॉमी ऑलरेडी डेवलप हो चुकी थी। और सिर्फ कॉइन्स ही नहीं, वैदिक टेक्स्ट में इंटरेस्ट रेट, लोन और इवन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स का भी मेंशन है। वैदिक मर्चेंट लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड करते थे। आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस सजेस्ट कि इंडियन गुड्स इजिप्ट, मेसोपोटामिया और इवन ग्रीस तक ट्रेड होते थे। इंडस वैली, सील, ग्रीस और मेसोपोटामिया मिले हुए हैं, इंडिकेटिंग एक्सटेंसिव ट्रेड नेटवर्क ऑल अराउंड द वर्ल्ड। क्या आप जानते हैं कि ऋग्वेदा में पानीज का मेंशन है? ये वेल्दी मर्चेंट्स थे जो इंटरनेशनल ट्रेड को कंट्रोल भी करते थे। ये अर्ली कोऑपरेशन जैसे फंक्शन करते थे विद कॉम्प्लेक्स बिजनेस ऑपरेशंस। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि वैदिक इकोनॉमी सस्टेनेबिलिटी पर बेस्ड थी। रिसोर्सेज को रिन्यूएबल वेल्थ माना जाता था और एक्सप्लॉयटेशन डिस्करेज भी किया जाता था। फॉरेस्ट, रिवर और लैंड को सेक्रेड माना जाता था, इंश्योरिंग देयर प्रोटेक्शन। मॉडर्न इकोनॉमिक चैलेंजेस के कॉन्टेक्स्ट में वैदिक इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स, पर्टिकुलरली सस्टेनेबल रिसोर्सेज यूज, एथिकल वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन एक्सट्रीमली रेलेवेंट हैं। क्या हम इन प्रिंसिपल से सीख सकते हैं टू क्रिएट मोर सस्टेनेबल इकोनॉमिक मॉडल? ये हमारे लिए आज एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। संस्कृत सिर्फ एक लैंग्वेज नहीं है, ये एक मैथमेटिकल कोड है। पनिनी, जिन्होंने संस्कृत ग्रामर को कोडिफाई किया, उन्होंने एक्चुअली वर्ल्ड्स फर्स्ट फॉर्मल लैंग्वेज क्रिएट किया था 2500 ईयर्स बिफोर मॉडर्न कंप्यूटर लैंग्वेजेस। एक बड़ा माइंड ब्लोइंग फैक्ट है, नासा ने एक्नॉलेज किया है कि संस्कृत इज द मोस्ट कंप्यूटर फ्रेंडली लैंग्वेज बिकॉज ऑफ इट्स प्रिसाइज एंड अनएम्बिगस ग्रामर। इन फैक्ट इन 1980 नासा रिसर्चर्स ने संस्कृत बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप करने की कोशिश भी की थी। वैदिक संस्कृत में वर्ड का मीनिंग सिर्फ कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड नहीं करता है, वर्ड का एक्चुअल साउंड भी मीनिंग कन्वे करता है। फॉर एग्जाम्पल गौ, काउ का प्रोनाउंसिएशन एक्चुअली काउज मुंह साउंड से डिराइव हुआ है। दिस फोनोसेमेंटिक कनेक्शंस मेक संस्कृत अ वेरी यूनिक लैंग्वेज। इवन मोर फैसिनेटिंग, वैदिक मंत्रास को स्पेसिफिक पैटर्न में अरेंज किया गया है जो ब्रेन वेव्स को अफेक्ट करता है। मॉडर्न न्यूरोसाइंस स्टडीज ने शो किया है सर्टेन संस्कृत मंत्रास स्पेसिफिक ब्रेन रीजन को एक्टिवेट करते हैं, एनहांसिंग कंसंट्रेशन एंड रिड्यूसिंग आवर स्ट्रेस। और ये सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं है, वैदिक स्कॉलर्स ने डिलिबरेटली लैंग्वेज को डिजाइन किया टू हैव दीज इफेक्ट्स। ये एडवांस अंडरस्टैंडिंग ऑफ साउंड वाइब्रेशन एंड ह्यूमन साइकोलॉजी को बहुत अच्छी तरीके से डेमोन्स्ट्रेट करता है। वैदिक स्कॉलर्स ने टाइम को मेजर करने के लिए इनक्रेडिबली प्रिसाइज सिस्टम को डेवलप किया था, जिसे मॉडर्न साइंस ने रिसेंटली पूरी तरह से वैलिडेट भी किया। आपको जानकर शायद हैरानी होगी, सूर्य सिद्धांत एंड एंशिएंट वैदिक एस्ट्रोनॉमिकल टेक्स्ट कैलकुलेट्स द लेंथ ऑफ ईयर एज 365.24211756 days. Modern scientific calculation is 365.242198 days, a difference of just 1.4 seconds. और ये प्रिसिजन सिर्फ ईयर तक लिमिटेड नहीं है। वैदिक टाइम मेजरमेंट सिस्टम इंक्लूड्स Truti is equal to 1 by 33750 of a second, that is microsecond level precision. Tatpara is equal to 1 by 30th of Truti, or Nimisha is equal to time taken to blink our eyes, and so on, all the way up to Kalpa 4.32 billion years. Interestingly, Kalpa, जो कि 4.32 billion years, is remarkably close to scientific age of Earth, that is 4.54 billion years. How did they calculate this such precision thousands of years ago? Even more mind-blowing, वैदिक कॉस्मोलॉजी में कॉन्सेप्ट है कि यूनिवर्स एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट इन साइकिल ऑफ 311.04 ट्रिलियन ईयर्स। मॉडर्न कॉस्मोलॉजी ने रिसेंटली डिस्कवर किया है कि यूनिवर्स एक्चुअली साइक्लिकल हो सकता है। कास्ट सिस्टम के बारे में हम सब जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि ओरिजिनल वैदिक वर्णा सिस्टम कंप्लीटली डिफरेंट था फ्रॉम व्हाट इट लेटर बिकेम। अभी कैसे डिफरेंट था मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। ऋग्वेदास पुरुष सूक्ता, जिसे ऑफन कास्ट सिस्टम के ओरिजिन के रूप में साइट किया जाता है, एक्चुअली डिस्क्राइब करता है कि डिफरेंट सोशल फंक्शन इंटरडिपेंडेंट हैं, जस्ट लाइक डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। यह हायरार्की का डिस्क्रिप्शन नहीं है, बल्कि सोशल हार्मनी का मेटाफर है। अर्ली वैदिक टेक्स्ट क्लियरली इंडिकेट्स कि वर्णा वाज बेस्ड ऑन क्वालिटीज एंड एक्शंस,
गुण और कर्मा, नॉट बेस्ड ऑन बर्थ। न्यूमरस एग्जाम्पल्स हैं इंडिविजुअल को जब अपना वर्णा चेंज करते थे बेस्ड ऑन देयर स्किल्स एंड इंक्लिनेशन। Satyakama Jabala was born to an unmarried woman, became a respected Brahmin sage later. उसी तरह से वाल्मीकि हम सब जानते हैं who was a highway robber and later became a sage and composed our epic Ramayana. इसी तरीके से विश्वामित्र who was born a Kshatriya became one of the most respected Brahmin sages. ये बहुत सारे एग्जाम्पल और भी है but we'll move forward. ऋग्वेद में ब्राह्मण वर्ड का यूज प्राइमरली नॉलेजेबल पर्सन के लिए होता था, ना कि बर्थ बेस्ड कैटेगरी के लिए। The transformation of Varna into rigid birth-based system happened gradually over centuries, particularly during the post-Vedic period. यह ट्रांसफॉर्मेशन एक कॉशनरी टेल है कि कैसे वेल इंटेंशन सोशल स्ट्रक्चर को मिसयूज किया जा सकता है फॉर पावर एंड कंट्रोल, और यह हमें सिखाता है कि सोशल सिस्टम को कॉन्टिन्यूसली इवॉल्व करना चाहिए टू मीट चेंजिंग नीड्स। मॉडर्न साइकोलॉजी रिलेटिवली न्यू फील्ड है, पर डिड यू नो कि वैदिक टेक्स्ट में ऑलरेडी सोफिस्टिकेटेड अंडरस्टैंडिंग थी ह्यूमन साइकोलॉजी की। ये थोड़ा आपको और फैसिनेटिंग लग रहा होगा, लेकिन एक वैदिक कॉन्सेप्ट है मानस, यानी माइंड ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कि माइंड और बॉडी इंटरकनेक्टेड है thousands of years before modern psychometric medicines. वैदिक टेस्ट डिस्क्राइब्स की मेंटल स्टेट फिजिकल हेल्थ को अफेक्ट करती है, वाइस वर्सा। ऋग्वेद में स्पेसिफिक मंत्रास हैं डिजाइन टू एलिवेट एंजाइटी, डिप्रेशन एंड अदर मेंटल हेल्थ। मॉडर्न रिसर्च ने एक्चुअली कंफर्म किया है कि these mantras स्पेसिफिक ब्रेन वेव्स पैटर्न इंड्यूस करते हैं that promote relaxation and mental clarity. वैदिक मेडिटेशन टेक्निक्स, पर्टिकुलरली ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन को एक्सटेंसिवली स्टडी किया गया है बाय मॉडर्न साइंटिस्ट। रिसर्चर्स शो करते हैं कि these techniques significantly reduce stress, improves focus and even help to treat PTSD or addiction. Even more interesting, वैदिक साइकोलॉजी ने ऑलरेडी रिकॉग्नाइज किया था कि ह्यूमन पर्सनैलिटी डिफरेंट कंपोनेंट से बनी है, similar to Freud's ego and superego, but more nuanced. Concept like Ahamkara, ego, Buddhi, intellect, and Chitta, consciousness, describes different aspects of human psyche. In our modern world, increasing mental health challenges, Vedic approach to psychological well-being provides valuable insight and practical techniques that complement modern therapeutic approaches. Climate change और environmental degradation आज के biggest challenges हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि वैदिक टेक्स्ट में ऑलरेडी sophisticated ecological understanding थी? ऋग्वेद में पृथ्वी सुक्ता यानी कि हिम ऑफ अर्थ को लिविंग एंटिटी के रूप में डिस्क्राइब करता है। थाउजेंड ऑफ ईयर्स बिफोर गाया हाइपोथेसिस ये हिम एक्सप्लिसिटली कहता है कि ह्यूमंस अर्थ के केयर टेकर हैं, ना कि ओनर, और इसी की वजह से हमें इसको संभाल के रखना चाहिए। वैदिक टेक्स्ट में कॉन्सेप्ट है कि नेचुरल रिसोर्सेज सीक्रेट हैं और इन्हें कंजर्व करना चाहिए। रिवर्स, माउंटेन्स, फॉरेस्ट और इवन एनिमल्स को डिवाइन मैनिफेस्टेशन माना जाता था, इंश्योरिंग देयर प्रोटेक्शन। Even more fascinating, Vedic agriculture sustainable practice पर बेस्ड थी। क्रॉप रोटेशन, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स और वाटर कंजर्वेशन टेक्निक का यूज होता था, और मॉडर्न सस्टेनेबल एग्रीकल्चर बेसिकली इन्हीं प्रिंसिपल को रीडिस्कवर कर रही है। क्या आप जानते हैं वैदिक टेस्ट में स्पेसिफिक रिचुअल्स थे डिजाइन टू प्योरीफाई एयर एंड वाटर? मॉडर्न साइंटिफिक एनालिसिस ने शो किया है कि इन रिचुअल्स में यूज होने वाले मटेरियल्स एक्चुअली एयर पोल्यूटेंट को न्यूट्रलाइज करते हैं और वाटर को प्योरीफाई भी करते हैं। आज हम जब एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं तो हम एक्चुअली वैदिक इकोलॉजिकल विजडम की तरफ रिटर्न कर रहे हैं। क्या हम इस एंशिएंट विजडम को मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ कंबाइन कर सकते हैं टू एड्रेस आवर एनवायरमेंटल चैलेंज? इट्स अ बिग क्वेश्चन। तो दोस्तों, आज हमने एक्सप्लोर किया एक ऐसे सिविलाइजेशन को जिसने न सिर्फ इंडिया को शेप किया बल्कि पूरे वर्ल्ड के इंटेलेक्चुअल लैंडस्केप को पूरी तरह से इन्फ्लुएंस किया। हमने देखा कि वैदिक एज सिर्फ रिलीजियस रिचुअल्स तक लिमिटेड नहीं था, ये था एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साइंटिफिक फिलॉसफिकल एंड सोशल इनोवेशन। बहुत सारे पर्सपेक्टिव हमने देखे हैं। जब हम मॉडर्न अचीवमेंट सेलिब्रेट करते हैं, हम ऑफन फॉरगेट करते हैं कि वी आर ऑफन रीडिस्कवरिंग व्हाट वाज ऑलरेडी नोन। क्वांटम फिजिक्स के प्रिंसिपल नासार्डिया सूक्ता में ऑलरेडी प्रेजेंट थे। डेमोक्रेटिक गवर्नेंस के कॉन्सेप्ट सभा और समिति में ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे। सस्टेनेबल लिविंग के प्रिंसिपल वैदिक इकोलॉजिकल विजन में ऑलरेडी कन्फाइंड थे। आज के रैपिडली चेंजिंग वर्ल्ड में वैदिक विजडम हमें एक बैलेंस पर्सपेक्टिव प्रोवाइड करती है। टेक्नोलॉजी और प्रोग्रेस इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन हार्मनी और सस्टेनेबली इक्वली क्रूशियल है। मटेरियल वेल्थ अचीव करना इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन स्पिरिचुअल ग्रोथ इग्नोर नहीं किया जा सकता है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, क्या हो अगर हम वैदिक विजडम को मॉडर्न चैलेंजेस के कॉन्टेक्स्ट में रीइंटरप्रेट करें? क्या हो अगर हम एंशिएंट नॉलेज और मॉडर्न साइंस को कंबाइन करें? क्या हो अगर हम रियलाइज करें कि आंसर जिन्हें हम ढूंढ रहे हैं वो हमारे एंशिएंट टेक्स्ट में ऑलरेडी मौजूद हैं? इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको एक फाइनल थॉट देना चाहता हूँ। ऋग्वेदा का एक फेमस मंत्र है, आनो भद्रः क्रतवो यन्तु विश्वतः।
लेट नोबल थॉट्स कम टू अस फ्रॉम ऑल डायरेक्शन। ये मंत्र हमें सिखाता है कि नॉलेज का कोई सिंगल सोर्स नहीं है। ट्रू विजडम कम्स फ्रॉम बीइंग ओपन टू लर्निंग फ्रॉम ऑल द सोर्सेज, एंशिएंट एंड मॉडर्न, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न, साइंटिफिक एंड स्पिरिचुअल। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और थॉट प्रोवोकिंग लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर कीजिए और अपने थॉट्स को कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।